Yasin sir and Jatan sir, both camera and voice for class. Okay. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जैसे oogenesis के बारे में डिस्कस किया था कि oogenesis का प्रोसेस यानी फॉर्मेशन ऑफ एग सेल। फॉर्मेशन ऑफ एग सेल कब होती है और कहाँ होती है, इस हवाले से हमने लास्ट में डिस्कस किया था। आज सबसे पहले हम एनटीबी बुक, नेशनल टेक्स्ट बुक बोर्ड जिसे फेडरल कहते हैं, उस बुक के अंदर जो एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल पोर्शन है, इसकी हम डिस्कशन भी करेंगे। और उसके बाद आखिर में एसटीडीज का टॉपिक है, वो भी डिस्कस करेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक रिव्यू भी लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने जैसे पढ़ा था कि लाइक जो ह्यूमन फीमेल बेबी मदर की बॉडी के अंदर जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी बिफोर बर्थ, बर्थ से ही पहले जाहिर है उसमें ओवरीज तो बनेगी। फीमेल बेबी है, ओवरीज तो बनेगी। तो ओवरीज जब बनती है तो उसके साथ साथ एक जैसे oogenesis का पहला स्टेप जो कौन सा होता है, बिफोर बर्थ, जिसे हम कहें बर्थ से ही पहले, बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। ये अच्छा, प्लस में आपको आज थोड़ी क्लास आज की खत्म हो जाए, उसके बाद इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज ही मिल जाएगा। तो बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले जैसे जो ऊगोनियम होता है, जर्म लाइनिंग होती है ओवरी की, उसमें से जैसे ऊगोनियम है, उसमें से प्राइमरी oocyte बनेंगे। शायद ये सही नजर नहीं आ रहा है, एक और इलस्ट्रेशन पे आते हैं, बट ये सारी चीजें प्राइमरी oocyte। यहाँ पे अगर हम नोट करें कि बिफोर बर्थ प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte डेवलप होता है ऊगोनियम से। ऊगोनियम से प्राइमरी oocyte, ऊगोनियम भी डिप्लॉयड है, उससे जो है माइटोसिस सेल डिवीजन के जरिए, माइटोसिस सेल डिवीजन के जरिए प्राइमरी oocyte बनेगा। तो यहाँ तक जो लाइक oogenesis का प्रोसेस होता है, जैसे फीमेल बेबी की बर्थ होगी, जन्म होगा, उसके बाद क्या होगा कि यही प्राइमरी oocyte इसी में जैसे लाइक अभी आगे जो है इसमें आप जब तक वो उसकी एज 13 ईयर्स तक नहीं पहुंच जाती है, 11 12 13 ईयर्स से प्लस 14 16 तक, तो उसके बाद जो है इससे प्राइमरी oocyte से आगे क्या बनेगा, जाहिर है प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस 1 का प्रोसेस होता है। मियोसिस 1 होगा, उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, उसके रिजल्ट में एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी। एक सेकेंडरी oocyte बना और एक पोलर बॉडी बनी। कौन सा प्रोसेस है, मियोसिस का। मियोसिस 1 का प्रोसेस होगा, जिसके रिजल्ट में, यानी जिसके रिजल्ट में क्या बनेगा, एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसके हवाले से हर 28 डेज के बाद इसी तरह से यहाँ तक मीन्स कहाँ तक, सेकेंडरी oocyte बनने के प्रोसेस तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बट उस फीमेल को अगर स्पर्म मिलते हैं, स्पर्म की अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म मिलेंगे तो स्पर्म जैसे ही टच करेंगे किसको, स्पर्म्स जैसे लाइक सेकेंडरी oocyte को टच करेंगे तो उसमें देन मियोसिस 2 का अमल होगा। उसके बाद ही जो है मियोसिस 2 का अमल होगा, जिसकी वजह से इस सेकेंडरी oocyte के अंदर एक फर्टिलाइज्ड ओवम हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड ओवम या फर्टिलाइज्ड एग, प्लस में एक इसमें से पोलर बॉडी बनेगी। वरना जितनी भी लाइक जैसे ऐसी गर्ल्स है तो उसमें जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे नॉर्मल हो रहा होता है, तो उस वक्त उनमें इस स्टेज तक कौन सा स्टेज, यानी जो लाइक जैसे देखें प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte होगा, यहाँ तक ये प्रोसेस होगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट जैसे जब स्पर्म मिलता है इसको सेकेंडरी oocyte को, तो देन जो है लाइक एक मैच्योर जैसे फर्टिलाइज्ड ओवम कहे वो बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। इससे पहले आपने जैसे एक और सीरीज और सीक्वेंस आपके जहन में भी होनी चाहिए कि लाइक ये अमल है क्या, जैसे oogenesis होता क्या, ये भी आपके लिए एक लाइक सबसे पहले बेसिक ये होना तो चाहिए आपके पास। oogenesis किस तरह से होता है, ओवरीज के अंदर जो है, ओवरीज के अंदर जर्मिनल सेल्स, डिप्लॉयड सेल होता है जिससे हम कहते हैं ऊगोनियम, कहते हैं ऊगोनियम, ऊगोनियम।
oogonia में से लाइक प्राइमरी oocyte बनता है, यानी जब फीमेल बेबी की बर्थ होती है तो उस वक्त उसके पास प्राइमरी oocyte होते हैं, उसके वक्त उस वक्त उसमें क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है। मदर की बॉडी के अंदर भी डेवलपमेंट होती है ओवरी की, और ओवरी के अंदर उस वक्त क्या होगा, जब जिस वक्त उस बच्ची का, गर्ल का जो जन्म होता है, बेबी गर्ल का, तो उस वक्त उसमें क्या होगा, प्राइमरी oocyte होगा, प्राइमरी oocyte होगा। उसके बाद जब एज जो है उसकी मैच्योरिटी की एज आती है, यानी स्टार्ट एज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसके बाद क्या होगा, उस वक्त जो है ये यकीनन उसमें मियोसिस 1 होगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी और देन जो है जब मेनार्क होगा, मेनार्क की मीनिंग होती है स्टार्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बर्थ के टाइम पे, यानी उसके पास लाइक जो ओवरी के अंदर प्राइमरी oocyte थे, प्यूबर्टी वक्त उसके पास जो है यकीनन जैसे एक सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte की सूरत में उसकी जो है हर 28 डेज के बाद इस तरह से सेकेंडरी oocyte उसमें रिलीज हो रहा होता है। अगर जैसे इफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन होती है, इफ इस सेकेंडरी oocyte के साथ जैसे स्पर्म अगर इसको लाइक जैसे मिलता है सेकेंडरी oocyte को, तो देन जो है लाइक मियोसिस 2 होगी। अदरवाइज मियोसिस 2 लाइक हर जो है विमेन के अंदर, गर्ल के अंदर, जैसे ये अमल जो है नेक्स्ट जो सेकेंडरी oocyte के बाद जैसे उसमें एक सेल बनता है, वो नहीं होता है। ठीक है, ये तब भी होता है जब कंप्लीट इसकी जो है मेच्योर, जैसे आपका फर्टिलाइज ओवम तब बनेगा जब सेकेंडरी oocyte को इस, ये हमारे टेक्स्ट बुक एसटीबी के अंदर भी मौजूद है, डायग्राम भी मौजूद है, वेरी क्लियर है कि सेकेंडरी oocyte में जब स्पर्म आएगा, इंटर होगा, तो उसके बाद ही जैसे मियोसिस 2 का अमल होगा, इस सेकेंडरी oocyte से एक ओवम बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी। फर्स्ट पोलर बॉडी है उसमें, जैसे आपको पता है अगेन एक सेकेंड पोलर, दो और पोलर बॉडी बनेगी, इस तरह से मियोसिस 2 होता है। जैसे आप पास जैसे बुक मौजूद है, एसटीबी बुक जो मौजूद है, उसके अंदर भी सेम ऐसी इलस्ट्रेशन है कि लाइक ये जो ऊगोनियम है, ऊगोनियम से प्राइमरी oocyte बनता है, प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 के रिजल्ट में अनइक्वल सेल डिवीजन है, एक सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है। मियोसिस 2 जब होगी तो उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी oocyte से एक लाइक मैच्योर ओवम और एक पोलर बॉडी बनेगी, और फर्स्ट जो पोलर बॉडी थी उसमें अगेन जो है दो और पोलर बॉडीज बनेगी, अल्टीमेटली 3 पोलर बॉडीज और 1 एग सेल बनता है। ऐसी लाइक इलस्ट्रेशन है जो हमारे एसटीबी बुक, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर भी मौजूद है। बट यहाँ पे जैसे एनटीबी के अंदर जो थोड़ा सा जो डिफरेंस है, लाइक थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, वो क्या है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जैसे बिफोर बर्थ या जो ऐसी सेम इस तरह की इलस्ट्रेशन मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लाइक उसमें जो जस्ट प्राइमरी oocyte होता है, और उसके बाद जैसे चाइल्डहुड के बाद जैसे प्यूबर्टी आती है, यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जैसे स्टार्ट होते हैं, तो उस वक्त लाइक यकीनन उनके यहाँ जो है हर मंथ जो है सेकेंडरी oocyte की सूरत में वो रिलीज होता रहता है। उसके बाद अगर स्पर्म की इसके यहाँ जो है अप्रोच होती है, तो देन जो मियोसिस 2 होगी, और उसके बाद मियोसिस 2 होगी तो जाहिर है ये फर्टिलाइज्ड ओवम, पोलर बॉडी, और फर्स्ट पोलर बॉडी से सेकंड पोलर बॉडी बनी। इसी तरह की आई थिंक इलस्ट्रेशन है हमारे एनटीबी बुक के अंदर, एनटीबी बुक के अंदर है। तो एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल जो हमारे एनटीबी बुक में है ना, जो अभी हमने बार बार रिपीटेडली ये डिस्कस कर रहे हैं, वो सब इसमें मौजूद है। एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल है पेज नंबर 115 एनटीबी बुक के अंदर, नेशनल टेक्स्ट बुक बोर्ड जिसे फेडरल का बुक कहते हैं ना, उसके अंदर ये मौजूद है। तो प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन इन फीमेल्स इज कॉल्ड oogenesis, जनरल डेफिनेशन है। आपको पता है ऊ रेफर्स टू एग सेल या ओवम, और जेनेसिस की मीनिंग है फॉर्मेशन और प्रोडक्शन, यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग सेल और ओवम इज कॉल्ड oogenesis। कब स्टार्ट होगा, एट द स्टेज ऑफ फीटस, यानी ह्यूमन बीइंग की जैसे लाइक डेवलपमेंट जैसे हो रही है, फीमेल बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है मदर की बॉडी के अंदर, तब भी ये नहीं वहां से लाइक ओवरीज के अंदर ये एग बनने का अमल वहीं से जैसे स्टार्ट होता है। प्रोसेस स्टार्ट व्हेन इंडिविजुअल इज एट द स्टेज ऑफ फीटस, फीटस इज एम्ब्रियो, मदर की बॉडी के अंदर जब एम्ब्रियो फीमेल बेबी का जैसे एम्ब्रियो जैसे डेवलप, उस स्टेज से ये बनने का अमल शुरू होता है। उसमें क्या होता है, जैसे ऊगोनिया, ऊगोनिया प्लूरल है और उसका सिंगुलर क्या होता है, ऊगोनियम। ऊगोनियम जो डिप्लॉयड है उसमें ओवरिस के अंदर मौजूद होते हैं, माइटोसिस के जरिए ग्रोथ फेज में होते हैं, और उसके बाद ऊगोनिया से क्या बनता है, ऊगोनिया से जो है प्राइमरी oocyte बनते हैं। और जिस वक्त लाइक जैसे फीमेल बेबी का जो बर्थ होता है, तो उस वक्त क्या होगा, यकीनन उनके पास प्राइमरी oocytes होते हैं, एंड बिकम सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स,
और आपको पता है कि एक सेल के बाहर जो है क्या होता है, फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल। द प्राइमरी oocyte बिगिन, उसके बाद यानी ये एट द टाइम ऑफ बर्थ हुआ। जब भी फीमेल बेबी की बर्थ होगी तो उस वक्त क्या होगा, यकीनन उनके पास से प्राइमरी oocyte होता है। प्राइमरी oocyte बिगिन देयर फर्स्ट meiotic division बट बिकम अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 एंड डू नॉट कंप्लीट। कंप्लीट आगे कब होगी, जब दे रिमेन इन दिस स्टेट अंटिल थ्रू चाइल्डहुड, दे वेट इज लॉन्ग वन, एटलीस्ट 10 to 14 ईयर्स। यानी मेनार्क जब होगा, मेनार्क होगा यानी स्टार्ट एज मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, तो इसी लाइक प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 होगी। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होगी किस एज में, इस एज में 10 to 14 ईयर्स, यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेकर 10 to 14 ईयर्स की बाद ही जैसे मियोसिस 1 का अमल होगा। उसकी वजह से प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा, यकीनन प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा, आप टाइप करें, जैसे जूम चैट के अंदर टाइप करें, प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा, यासिन साहब, पूजनेसिस में सेकेंडरी oocyte, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल आपने सही बताया। सेकेंडरी oocyte प्लस में कुछ बनेगा और नहीं बनेगा, रिस्पॉन्स आया, बोलो बोलो। At puberty, small number of primary oocyte after record each month, one is selected। जैसे हमने कल भी जैसे पढ़ा था कि फॉलिकल्स होते हैं, उस पे FSH हार्मोन काफी सारे फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, बट एक कंपटीशन होती है, उसके बाद ओनली वन फॉलिकल मैच्योर होता है और मैच्योर फॉलिकल के अंदर ही एक सेल प्रोड्यूस होता है। Each time continues and meiosis one ultimately two haploid cells that are quite dissimilar in size। जो थोड़ी देर पहले आपने आपसे सवाल पूछा और आपने सही भी बताया था, प्राइमरी oocyte के अंदर जब मियोसिस 1 होगी तो उसमें एक सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा प्लस में एक स्मॉलर सेल जो होगा, सेकेंडरी oocyte जो उसकी साइज बड़ी होगी, स्मॉलर सेल को हम कहेंगे पोलर बॉडी कहेंगे। तो एक जो पोलर बॉडी, इस पोलर बॉडी को फर्स्ट पोलर बॉडी जैसे कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, पहली बार जैसे पहली पोलर बॉडी बनती है। लार्जर सेल विच कंटेन्स नियरली ऑल द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte इज सेकेंडरी oocyte। जैसे हमने यहाँ पे भी नोट किया, सेकेंडरी oocyte जो लार्जर होता है, पोलर बॉडी जो है वो स्मॉलर सेल होता है। स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी इन ह्यूमन। सेकेंडरी oocyte अरेस्ट इन मेटाफेज 2 एंड इन दिस सेल इज ओव्यूलेटेड। जैसे अभी हमने जैसे थोड़ी देर पहले बार बार रिपीटेडली जैसे डिस्कस किया है कि हर जैसे मंथ पे वन एक जब रिलीज जैसे हम कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उस वक्त जो है जब भी ओव्यूलेशन होती है, ओवरी में से जैसे एक सेल रिलीज होता है, उस अमल को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन, अंडर द इन्फ्लुएंस, जैसे मैं थोड़ी सी आपसे टेस्ट भी ले रहा हूँ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन टाइप करेंगे जूम चैट के अंदर। एग्जैक्टली आपने सही जवाब बताया, LH, ठीक है, LH अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH है, बिल्कुल आपका सही जवाब है। एग्जैक्टली LH हार्मोन की इफेक्ट की वजह से उस फॉलिकल की रप्चर होती है और एग सेल रिलीज होता है। जैसे हम कहते हैं ना एग सेल रिलीज होता है, तो वो कौन सा होगा, कौन सा स्टेज होगा, अब आप करेक्ट उस स्टेज का नेम बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप समझ गए। यासिन साहब, सेकेंडरी oocyte आया, एग्जैक्टली सेकेंडरी oocyte की सूरत में एक सेल रिलीज हुआ है। एग्जैक्टली तो हर एवरी मंथ पे ये सेकेंडरी oocyte ही होता है जो एक जैसे ओवरी से रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद अब देखें उस एग सेल की यानी प्रोबेबिलिटी, चांस है कि मे बी इसको, इस एग सेल को स्पर्म मिले या ना मिले। अगर स्पर्म मिलेगा तो मियोसिस 2 होगी, अगर स्पर्म उसको नहीं मिलेगा तो एज इट इज इसी तरह से वो उसकी आगे डेथ हो जाएगी सेकेंडरी oocyte की, और ये oogenesis का अमल उसी जगह पे आगे कंटिन्यू नहीं होगा। इफ ओव्यूलेटेड सेकेंडरी, इफ ओव्यूलेटेड सेकेंडरी oocyte यानी जो ओवरी से जो एक सेल रिलीज हुआ था वो सेकेंडरी oocyte इज नॉट पेनिट्रेटेड बाय स्पर्म, अगर उसको स्पर्म पेनिट्रेट नहीं करता है, उसके अंदर एंटर नहीं होता, पेनिट्रेटेड की मीनिंग है उसके अंदर एक सेल के अंदर स्पर्म की एंट्री नहीं होती है, तो फिर वो ही सेकेंडरी oocyte डेट्रियोरेट हो जाता है यानी डीजनरेट हो जाता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। अगर उस सेकेंडरी oocyte को स्पर्म नहीं मिलता है तो फिर वो सेकेंडरी oocyte खत्म हो जाएगा, वहीं पे oogenesis का मरहला
फिनिश स्टॉप होगा, आगे कुछ नहीं होगा। बट दूसरी कंडीशन है, अगर उस सेकेंडरी oocyte को स्पर्म की एंट्री जैसे मिलती है, पेनिट्रेट करता है, तो फिर क्या होगा, फिर देन जो है मियोसिस 2 होगी। इट डज एकर क्विकली कंप्लीट्स मियोसिस 2, उसके बाद उस सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस 2 होगी। सेकेंडरी oocyte के अंदर जब मियोसिस 2 होगी तो क्या बनेगा, थोड़ा टाइप करेंगे, सेकेंडरी oocyte से क्या बनेगा, थोड़ा सा आप पार्टिसिपेट करें ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। आपने समझ लिया, यकीनन आपने सही जवाब दिया है कि एक ओवम ओवम बनेगा और एक पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी से 2 पोलर बॉडी बनेगा। आपने बिल्कुल सही जवाब बताया, एग्जैक्टली वही सही है। तो इसी तरह यील्डिंग 1 लार्ज ओवम और एक टाइनी स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी से एक उसी सारी जैसे सेकेंडरी oocyte से एक पोलर बॉडी बनेगी, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी उसमें जैसे मजीद जैसे 2 पोलर बॉडी बनेगी। अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्यों होती है, उसका रीजन है, जैसे आपने देखा ना कि जैसे प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte उसकी साइज बड़ी थी और पोलर बॉडी की साइज छोटी थी। उसके बाद सेकेंडरी oocyte के अंदर जब मियोसिस 2 हुई थी तो ओवम या एग सेल की साइज बड़ी और पोलर बॉडी की अगेन साइज स्मॉलर है, क्योंकि ये सब साइटोप्लाज्म का डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म जो मैच्योर, जैसे आप कहें कि लाइक जो फर्टिलाइज्ड ओवम बनता है उसमें साइटोप्लाज्म का पोर्शन ज्यादा होता है, ताकि आगे इसी की लाइक फर्टिलाइजेशन होनी है, यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म होना है, एम्ब्रियो की आगे स्ट्रक्चर डेवलप होनी है, तो फर्टिलाइज्ड ओवम उसके पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा होने चाहिए। पोलर बॉडी का उसका कोई काम ही नहीं, उसके साथ स्पर्म की एंट्री नहीं होगी, उसमें कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं बननी है, वो तो डीजनरेट होनी है। तो सारा साइटोप्लाज्म का जो मेजर पोर्शन होता है वो सब इस नेचर लाइक फर्टिलाइज्ड एग में होता है। तो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन दैट अकर ड्यूरिंग द oogenesis ensures that a fertilized egg has a ample nutrients, ample की मीनिंग है सफिशिएंट, काफी सारे न्यूट्रिएंट उसमें होने चाहिए फॉर 6 to 7 डे जर्नी टू यूटेरस। 6 to 7 डे जर्नी टू यूटेरस, यानी किसकी जर्नी, थोड़ा सा आप टाइप करेंगे, किसकी जर्नी, जर्नी ऑफ विच स्ट्रक्चर, टाइप करें यासिन साहब, रिटर्न साहब, जर्नी ऑफ जाइगोट के, एग्जैक्टली जाइगोट के बाद जो है जाहिर है अदर स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मोर्यूला, ब्लास्टूला, तो सेल डिवीजन क्लीवेज होती जाएगी, तो यही स्ट्रक्चर्स आगे ओविडक्ट से मूव करेंगे और यूटिरस तक आएंगे। तो इस जर्नी के दौरान इसी स्ट्रक्चर को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तो वो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे, जाहिर है इसी जगह पे अगर साइटोप्लाज्म की साइज बड़ी होगी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो इसको ये इस 6 to 7 डेज की जर्नी में, तो यूटिरस के अंदर देन कौन सा प्रोसेस होगा, जब 6 or 7 डेज जब लगेंगे, टाइप करें यूटिरस के अंदर देन कौन सा प्रोसेस होगा, आप कहें 6 to 7 डेज के बाद कौन सा प्रोसेस होगा यूटिरस के अंदर जो होगा। एग्जैक्टली आपने सही जवाब बताया, इम्प्लांटेशन, ठीक है ना, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के अंदर वो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर एम्बेडेड हो जाती है, यही है ना इम्प्लांटेशन, एग्जैक्टली इम्प्लांटेशन आपने सही बताया। इम्प्लांटेशन 6 to 7 डेज के बाद वो इम्प्लांटेशन का मरहला होता है, जिसके अंदर जो एम्ब्रियो जो है एम्बेडेड हो जाता है इन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, फिनोमेना इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। उसके बाद मदर की बॉडी से उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बट 6 to 7 डेज के इस फेज के दौरान साइटोप्लाज्म के अंदर अगर कंटेंट्स ज्यादा होंगे तो यकीनन उसको जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होंगे। विदाउट न्यूट्रिएंट कंटेनिंग साइटोप्लाज्म पोलर बॉडीज डीजनरेट एंड डाई, पोलर बॉडीज जो 3 पोलर बॉडीज होती हैं वो डीजनरेट होंगी, खत्म हो जाएंगी। बट जो फर्टिलाइज्ड ओवम था उसके अंदर सफिशिएंट साइटोप्लाज्म था, जिसकी वजह से सफिशिएंट साइटोप्लाज्म की वजह से उनमें न्यूट्रिएंट्स भी सफिशिएंट थे। 6 to 7 डेज जर्नी जो फ्रॉम ओविडक्ट टू यूटेरस, फ्रॉम ओविडक्ट टू यूटेरस जो होगा उसके लिए इनफ होते हैं। तो होपफुली आपने समझ लिया होगा एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल जो है, एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल। तो इसी तरह से अगेन हम इस एक बार और भी आते हैं, जैसे देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जैसे होता है लाइक oogenesis का जो अमल होता है, oogoनियम से प्राइमरी oocyte बनता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। चाइल्डहुड के बाद जैसे मैच्योरिटी होती है तो उसके बाद यही जो प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte बनेगा, ये किस एज से स्टार्ट होता है, तकरीबन जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में अभी आपने जैसे देखा 10 to 14 ईयर्स या 15-16 ईयर्स से, या जनरली हम 13 ईयर्स जहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो उसके बाद इसमें क्या होगा, प्राइमरी oocyte से
सेकेंडरी oocyte बनते रहेंगे, सेकेंडरी oocyte बनते रहेंगे। बट सेकेंडरी oocyte को अगर स्पर्म की एंट्री मिलेगी तो सेकेंडरी oocyte से लाइक एक फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट जो बनेगा, एक पोलर बॉडी बनेगी, किससे? इस सेकेंडरी oocyte से। और फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, उसमें से अगेन एक मियोसिस 2 का अमल होगा तो 2 और भी पोलर बॉडीज बनेंगी। तो इस तरह से जो है लाइक oogenesis का प्रोसेस होता है। होपफुली आपने इसको देख लिया होगा। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट एक आखिरी इस चैप्टर की हेडिंग में आते हैं, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो हमारे टेक्स्ट बुक में एनटीपी में जस्ट एक डिजीज रखी गई है, नेशनल टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ एक डिजीज है जिसका नेम है एड्स, EIDS, फुल फॉर्म में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, AIDS। और ये वायरल डिजीज है और STDs इसके लिए शॉर्ट टर्म है, ठीक है ना। आप ये ऐसे शॉर्ट टर्म याद करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs शॉर्ट फॉर्म है, STDs कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म याद करना जरूरी है। तो STDs या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए डिजीज की ट्रांसमिशन होती है, उन्हें हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जाहिर है उस सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से काफी सारे पैथोजन होते हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंटर हो सकते हैं, मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल। अगर मेल इन्फेक्टेड है तो फीमेल को ये ऐसे पैथोजन को लाइक ट्रांसमिट कर सकते हैं, अगर फीमेल इन्फेक्टेड है तो मेल, और मेल इन्फेक्टेड है तो फीमेल में ये ऐसे पैथोजन इंटर हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। इस वजह से हम इन्हें कहते हैं STDs कहते हैं। STDs इस वजह से कहते हैं कि ऐसे पैथोजन किसे कहते हैं? डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज पैथोजन, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज पैथोजन। पैथोजन कहाँ कैसे ट्रांसमिट होते हैं? बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, सो दे आर कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। टोटल मीन्स 4 डिजीज हैं जो हमारे बुक्स में डिस्कस्ड हैं। जैसे एक STB का बुक है तो उसमें आप जैसे देखेंगे 2 ऐसी डिजीज है जो वायरल है, 2 बैक्टीरियल डिजीज है, गोनोरिया और साइफिलिस है वो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और हर्पेस और एड्स है जो वायरसेस की वजह से डिजीज होती है। तो हम चारों डिजीज को आज जैसे डिस्कस करेंगे, आखिरी टॉपिक है रिप्रोडक्शन के हवाले से। और सबसे पहले हम एड्स की तरफ आते हैं, और एड्स जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और वर्ल्ड वाइड, थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड डिजीज जो होते हैं ना, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है पैंडेमिक। पैंडेमिक की मीनिंग होती है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड हो, सारी दुनिया के अंदर वो डिजीज जैसे प्रेजेंस हो। जैसे इस वक्त जो कोविड है, दैट इज द पैंडेमिक, हम उसको कह सकते हैं कि ये पैंडेमिक है। तो पैंडेमिक डिजीज है जो वर्ल्ड वाइड है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, डेडली डिजीज है, बिकॉज इसका कोई भी जैसे ना तो इसकी ट्रीटमेंट है ना वैक्सीन है, ना ट्रीटमेंट है और ना ही वैक्सीन है। एनटीबी बुक के अंदर जैसे इसकी ज्यादा इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं है। एनटीबी का जो फर्स्ट ईयर का बुक है वो हमारे PMC के सिलेबस में शामिल है, उसका लाइफ साइकिल भी है, और कैसे डिजीज होती है, कैसे लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, वो फर्स्ट ईयर में हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी पॉइंट है कि हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। वायरस का नेम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये वायरस किसमें मल्टीप्लाई होता है? जैसे आप देखिए ना, कोविड है, जैसे हमारे जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, वहां पे अपनी जो मल्टीप्लीकेशन करता है। तो इसी तरह से इसकी मल्टीप्लीकेशन के लिए जगह या प्लेस है जिसका नेम है T lymphocytes। T lymphocytes आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर डिफेंस सिस्टम। T lymphocytes हमारे इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। T lymphocytes का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसमें खास तौर पे हेल्पर T सेल्स होते हैं, उसके अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं, जिनका काम होता है हेल्पर T सेल्स का कि B सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं। हेल्पर T सेल्स मैक्रोफेजेस को जैसे एक्टिवेट करते हैं ताकि उसमें जो है मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करें, किसी भी पैथोजन को इनगल्फ करें। इसी तरह से इन हेल्पर टी सेल का काम होता है एक्टिवेट साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी एक्टिवेट करेंगे टू किल द इन्फेक्टेड टारगेटेड सेल, जो भी उसका उसके अंदर इन्फेक्शन है उसको भी किल कर देते हैं। तो ये सारे काम जो किसके होते हैं? हेल्पर टी सेल के होते हैं। हेल्पर टी सेल के अंदर ये वायरस मल्टीप्लाई होता है, रिप्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह से हेल्पर टी सेल अगर तादाद उनकी कम हो जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए,
तो देखें ये काम नहीं होंगे, बी सेल भी एक्टिवेट नहीं होंगे, एंटीबॉडीज भी नहीं बनेगी, मैक्रोफेजेस भी अपना काम नहीं करेंगे, और इसी तरह से साइटोटॉक्सिक टी सेल भी जो है अपना काम नहीं करेंगे। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो पुअर हो जाता है, वीक हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है। फिर ऐसे छोटे छोटे इन्फेक्शन जो नॉर्मली जो जैसे इन मैकेनिज्म के जरिए हम कवर कर रहे थे, उसको ओवरकम कर रहे थे, अब क्योंकि ये सारे डिस्ट्रॉय हो गए तो हमारी बॉडी डिफेंस लेस होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। काफी सारे जो है लाइक पैथोजन है उनकी जो है अटैक होता रहेगा, डिजीज करवाते रहेंगे, नंबर ऑफ डिजीज कराएंगे, जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जब बहुत ही ज्यादा डिजीज होते हैं तो उसके लिए सिंड्रोम लफ्ज इस्तेमाल होगा। सिंड्रोम की मीनिंग होती है कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज, ये भी वायरस आया, ये भी पैथोजन आया, ये आया, ये आया, तो इसी तरह से पूरी जो है बॉडी डिफेंसलेस हो जाती है, नंबर ऑफ डिजीज हो जाती है, सिंड्रोम हो जाता है, और फिर डेथ हो जाती है, कोई इलाज वगैरह नहीं। और सेक्सुअली वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिटेड है, और ये फिगर दी गई है, बहुत ही पुरानी फिगर है, 36.7 मिलियन पीपल लिविंग विद HIV, ये 2015 की फिगर है, बट हमारे एनटीबी बुक के अंदर है 35 मिलियन पीपल डाइड इस वक्त, ये भी 2015 की फिगर है कि 35 मिलियन जो पीपल है उनकी डेथ हो चुकी है इस वक्त। हर साल तकरीबन 1.9 मिलियन जो है उसमें जैसे न्यूली इन्फेक्टेड है, तो देखें ना ये 2015 है और ये अब जो 2022 है, तो बहुत ज्यादा जो है स्प्रेड हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। जैसे 1 मिलियन के हिसाब से देखेंगे ये फिगर चेंज है, बट हम अपने टेक्स्ट बुक की जो ऐसे पॉइंट्स हैं उनको हम देख सकते हैं। बाकी जैसे इसका आगे फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 के अंदर है, फर्स्ट ईयर STB 5 के अंदर भी है, और लाइक एनटीबी बुक के अंदर भी इसकी डिस्कशन है कि कैसे स्प्रेड होती है। मेजॉरिटी जो है सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए होती है, पास्ट फ्रॉम मदर टू फीटस है, या इस शेयरिंग नीडल्स उसके जरिए होती है, या कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के जरिए होती है, नॉट ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट बाइट के जरिए नहीं होगी, टॉयलेट की सीट है वो भी यूज करने से या किसी को टच करने से भी नहीं होगी, शेयरिंग जैसे कटलरी और बर्तन एक ही अगर यूज करें, और सोशल गैदरिंग है उसके जरिए भी जैसे ये ट्रांसमिट नहीं होती है। जो मेन जो है इसका रूट है ट्रांसमिशन का वो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। बहरहाल ये आगे टॉपिक्स मौजूद है। उसके बाद जैसे STB बुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसकी हम जैसे डिजीज है 4 डिजीज है उनको डिस्कस करेंगे। STDs है जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर मौजूद है। पहली डिजीज है उसका नेम है गोनोरिया, बैक्टीरियम है जिसका नेम है निसेरिया गोनोरियाई। निसेरिया गोनोरियाई ये लफ्ज ऐसे याद करना जरूरी है, बिकॉज जैसे हर साल जो टेस्ट के जो सवाल आते हैं वहाँ पे एक या दो जो कभी कभार इससे भी ज्यादा जैसे जो डिजीज होती है उनकी काज क्या है वो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल क्रेमिंग का एक सवाल है जो आप याद करेंगे, निसेरिया गोनोरिया ही सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए ट्रांसमिट होता है। और इसकी निशानी क्या होती है, बैक्टीरिया वुंड्स इन जेनाइटल ट्यूब्स, वुंड्स इन जेनाइटल ट्यूब। जेनाइटल ट्यूब क्या होते हैं, जैसे मेल जेनाइटल ट्यूब जैसे यूरिथ्रा है, या इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से आपने पढ़ा है ओविडक्ट है, तो ये जेनाइटल ट्यूब्स है, इन पे वुंड्स ये करेगा। और इन्फेक्टेड मेल्स में खास तौर पे एक खास निशानी होती है बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी जब भी यूरिनेशन का अमल होगा तो बहुत ही एक पेनफुल बर्निंग एक सेंसेशन होगी, प्लस में थिक पस जो है डिस्चार्ज होगी यूरिन से, तो ये एक सिम्टम होती है, निशानी होती है कि मे भी इसको गोनोरिया हो। और व्हाइट पस फ्रॉम यूरिथ्रा, फीमेल के अंदर ओविडक्ट बिकम डैमेज, और ओविडक्ट अगर डैमेज होंगे तो ये ओविडक्ट जाहिर है अब ब्लॉक हो जाएंगे। तो ब्लॉक होंगे तो इसका नुकसान क्या होगा, अगर आप थोड़ा टाइप करेंगे कि कौन सा प्रोसेस है जो अब नहीं हो सकेगा अगर ओविडक्ट ब्लॉक होंगे तो। यासिन साहब, ओविडक्ट अगर ब्लॉक होंगे तो फर्टिलाइजेशन, एग्जैक्टली तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, यानी ऐसी फीमेल इनफर्टाइल हो जाएगी, इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो जाएगी। इसी तरह से बोथ मेल एंड फीमेल्स भी अगर यूरिथ्रा भी डैमेज हो जाए या इसी तरह से ओविडक्ट भी डैमेज हो जाए, पर्सन ऐसे इनफर्टाइल हो जाएंगे। और मदर से ये न्यू बर्ड में भी जा सकती है, मदर से न्यू बर्ड में भी एट द टाइम ऑफ बर्थ ये न्यू बर्ड में जाएगी, ट्रांसमिट हो सकती है। और उसके बाद उसमें आईज की इंफेक्शन का सबब बन सकते हैं। आई इन्फेक्शन की अगर ट्रीटमेंट ना की जाए तो उससे न्यू बॉर्न की जो है ब्लाइंडनेस वाली कंडीशन भी आ सकती है। ठीक है, इफ बेबीज जो ऑफन आई इन्फेक्शन सफर करते हैं और ब्लाइंड भी हो सकते हैं इफ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली,
मेन क्वेश्चन जैसे इसके अंदर है, एक बैक्टीरियम का आप नेम नोट करेंगे, और जैसे खास तौर पे जो है ओविडक्ट है ये, या यूरिथ्रा जो है, ये डैमेज होते हैं। थिक वाइट पस यूरिन के साथ पेनफुल यूरिन, चार इसमें जैसे की टर्म है। जैसे अक्सर जो की टर्म्स आर इम्पोर्टेंट, जैसे पॉइंट्स होते हैं, हम थोड़ा सा उसको अंडरलाइन या कलर वगैरह देते हैं ना, तो उससे आप अंदाजा कर लेंगे कि हमें इसमें क्या याद करना होता है। क्योंकि बायोलॉजी है ना, जिससे आप थोड़ा सा एक फर्क महसूस करें थोड़ा सा बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट्स का। जैसे मैं कह रहा हूँ कि स्मार्ट थोड़ा सा पढ़ें कि अब करना क्या है। करना ये होता है कि जैसे आप टेक्स्ट को आप पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक की जो लाइक पॉइंट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद इनमें से अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप यकीनन आपकी जब क्रेमिंग होगी, मेमोराइजेशन होगी, तो ही आप जवाब देंगे। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि एक ऑप्शन होता है कि जिससे जो गोनोरिया डिजीज है वो कौन सी डिजीज है, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, और उनको किसी तरफ से कहाँ से जैसे क्वेश्चन मिलते हैं फॉरवर्ड कि इसका सर जवाब क्या होगा। भाई आप बुक तो देखें, बुक के अंदर वो पैरा भी मौजूद है। आप थोड़ी सी तकलीफ करेंगे, जिस भी लाइक टाइप का सवाल है उसका जो टेक्स्ट है आपने पढ़ा है, आप उस टेक्स्ट को अपने बुक को ओपन करें, आपके पीडीएफ नोट से ओपन करें, उसके अंदर उसका जवाब पढ़ा है। ये तकलीफ थोड़ी सी अगर स्टूडेंट करेंगे तो फिर ये इतनी कंफ्यूज भी नहीं होंगे, सिर्फ पढ़ने की कोशिश करें। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि एमसीक्यूज बस वहाँ वहाँ से जो मिलते हैं ना एमसीक्यूज, जस्ट ओनली एमसीक्यूज को आप करें, सॉल्व करें, तो आप जो है यकीनन क्वालिफाई करेंगे। आप ऐसे कभी भी बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर आप ऐसे कभी भी नहीं कर सकते जब तक आपको ये चीजें क्रैमिंग करके याद करें, और उस जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके बारे में कॉन्सेप्ट जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, तो ऐसे अगर हजारों के लाखों अगर एमसीक्यूज करें उसका कोई फायदा नहीं होता है। उसके लिए जरूरी है आप खुद को पढ़ना होता है। हाँ, आपको अगर ऐसे एमसीक्यू मिल जाते हैं कहीं से भी, तो आप उस पैरा को देखें ना, टेक्स्ट बुक तो ओपन करें कि उसके अंदर जवाब भी पड़ा है। बाकी जैसे अदर सब्जेक्ट्स का मैंने थोड़ा सा लाइक लाइक ऑब्जर्व किया है, इनमें डेटा वेरिएशन, फार्मूला, इक्वेशन, एंगल्स या रिएक्शंस, डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, तो देन थोड़ी सी मे भी कोई ऐसी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हो, बट होती नहीं है। बट बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत ही दरकार होती है। वो अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना तो आपके मसाइल हल हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये इसमें एक टर्म है कि गोनोरिया के अंदर जैसे वुंड्स होते हैं, वुंड्स होते हैं अक्सर, वुंड्स होते हैं स्किन पे ऐसे निशान होते हैं, और न्यू बर्न होता है उसके अंदर जैसे आइज का इन्फेक्शन होता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइक सिस्टम है उसके अंदर जैसे ओविडक्ट है, उसके अंदर भी ऐसे जैसे जख्म होते हैं, और इसी तरह से जो है पस वगैरह डिस्चार्ज होती है, तो इस तरह से जो है गोनोरिया इफेक्ट करती है। साइफिलिस ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ट्रेपोनिमा पैलिडम इस बैक्टीरियम का नेम है, बट ये एक से ज्यादा हमारे सिस्टम को मुतासर करती है, लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी, नर्वस सिस्टम को भी, और स्केलेटल मसल्स को। और लीजन्स अपीयर होती हैं। और लीजन्स क्या होते हैं? लीजन की एक जनरल डेफिनेशन है, रीजन इन एन ऑर्गन और टिश्यू विच इज सफर्ड फ्रॉम डैमेज थ्रू इंजरी और डिजीज। किसी भी इंजरी या डिजीज की वजह से कोई पार्ट जो सफर होता है उसे हम कहते हैं लीजन कहते हैं। और उस लीजन की वजह से जैसे लाइक जैसे इंजरी या डिजीज की कौन सी, जैसे ट्यूमर है, एब्सेस है, या अल्सर है, या वुंड है, तो उसकी वजह से जो टिश्यू सफर करता है उसे हम कहते हैं लीजन कहते हैं। आगे एक हम कंपेयर भी करेंगे। उसके बाद जेनाइटल हर्पेस है। जेनाइटल हर्पेस वायरल डिजीज है, और इसमें पेनफुल ब्लिस्टर्स अपीयर होते हैं। हम ब्लिस्टर और अल्सर को डिफाइन करेंगे थोड़ी देर के बाद। ब्लिस्टर और अल्सर ऑन एंड अराउंड द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स यानी एक्सटर्नली जो प्रेजेंट है, जिन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटलिया भी कहते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटलिया। जैसे एसटीबी बुक के अंदर आपने देखा होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से स्क्रोटम एंड पेनिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनाइटलिया, यानी एक्सटर्नल पार्ट्स वो उसके ऑन एंड अराउंड द उसमें जो वुंड्स होते हैं, पेनफुल जो ब्लिस्टर एंड अल्सर्स होते हैं। वायरस का नेम हर्पेस सिंप्लेक्स है। और इसी तरह से न्यू बॉर्न जो बेबी होगा उसमें भी जैसे ये इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है, और एंटीबायोटिक्स के जरिए इसका जैसे इलाज पॉसिबल है। तो अब हम थोड़ा सा ये टर्म देखेंगे कि जो अभी हमने पढ़े हैं ना, कौन से, एक लीजन पढ़ा है, लीजन रीजन इन एन ऑर्गन टिश्यू विच सफर्स डैमेज थ्रू इंजरी। जैसे ये लीजन्स हैं इस तरह के, ये जो इंजरीज की वजह से ये पार्ट्स स्किन के ऊपर
ड्रोम्स एंड पियरली लीजन्स हैं, ये लीजन्स हैं। और इसी तरह से दूसरे ब्लिस्टर्स हैं, ब्लिस्टर्स जो स्मॉल बबल लाइक है, बबल ऑन द स्किन फिल्ड विद सीरम, या बर्निंग की वजह से होती है या फ्रिक्शन की वजह से ऐसे जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइक ब्लिस्टर कहते हैं। और तीसरा जो लाइक टर्म है अल्सर, तो ये स्टमक के अंदर जैसे ऐसे अल्सर्स होते हैं, डैमेज होता है, डैमेज एरिया इज कॉल्ड एज अल्सर। तो इसी तरह से ये थ्री टर्म्स है। डेफिनेशन भी इवन हमारे बुक में नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा हम टर्म्स समझेंगे है क्या। तो इसी तरह से ये जो डिजीज वाली कंडीशन में ऐसे अपियर होते हैं ये टर्म्स। बाकी एड्स तो हमने जैसे पहले ही पढ़ लिया और इसको आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जो है लाइक हमने चैप्टर 4 को जो है डिस्कस कर लिया है। अब किसी नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, इसकी जो पॉइंट्स आपको आज ही मिल जाएंगी, होपफुली थोड़ी देर के बाद आपको मिल जाएंगी। और सिलेबस के बारे में अभी भी स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सिलेबस क्या है जीटी के लिए। सिलेबस सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही सिलेबस है हमारा। जैसे कह रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन आएगा, सवाल है सिलेबस में केमिकल कोऑर्डिनेशन आएगा। तो इसी तरह से ये इस तरह के सवाल है सिलेबस के जो आई थिंक कभी भी हल नहीं होंगे जल्दी। एंडोक्राइन सिस्टम जो यकीनन केमिकल कोऑर्डिनेशन तो एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए होती है वही है। और उसमें जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनके हार्मोन्स सब हम डिस्कस करेंगे, यानी हाइपोथैलेमस से लेकर सब। जैसे एक प्रीवियस टेस्ट भी हुई थी ना, उसमें थोड़े से ग्लैंड हमने रखे थे, वो भी इंक्लूड है, वो भी इंक्लूड है। पूरा पूरा कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम होगा, वो आपकी जीटी में शामिल होगा। सी